माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कुमार, प्रधानाचार्य लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज इगलास। आज आपको कक्षा 12 के विषय भूगोल की पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत की इकाई 4 के अध्याय 10 मानव बस्तियां के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने गत अध्यायों में पढ़ा है कि मानव भूगोल क्या है। भूगोल की बारे में हम जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसमें मानव भूगोल के महत्व और उसके अंतर संबंधों को हमने इस अध्याय में भली प्रकार से पढ़ा था। मानव जो पृथ्वी पर निवास करता है उसकी जो संख्या है उसे के बारे में हमने जब जनसंख्या का अध्ययन नामक पाठ का अध्ययन किया तो उसमें हमने भली प्रकार से उसका अध्ययन किया हुआ है। साथ ही साथ हमने जनसंख्या वाले अध्याय में यह भी देखा कि विश्व में जो जनसंख्या है वो एक रूप नहीं होती है। कहीं सघन होती है और कहीं बहुत ही विरल होती है। उसका सघन और विरल होना वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि मानव अपने जीवन के लिए जो क्रियाएं करता है उनका वर्गीकरण भी हमने पिछले अध्याय में भली प्रकार से पढ़ा था। जो सबसे पहली क्रिया होती है प्राथमिक क्रियाएं, जो सीधे मनुष्य के जीवन और प्रकृति के मध्य कार्य करने से संपादित होती हैं, वे प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। द्वितीय क्रियाओं के बारे में भी हमने पूर्व में अध्ययन किया है कि मनुष्य की और प्रकृति के मध्य जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनके आधार पर कोई तीसरी वस्तु का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, उद्योग आदि, ये द्वितीय क्रियाएं आती हैं। और हमने साथ ही अध्ययन किया था मानव क्रियाओं में कि कुछ तृतीय क्रियाएं होती हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक से आगे की एक अवस्था की क्रियाएं होती हैं। इनका हम अध्ययन भली प्रकार से पूर्व की जो पाठ हैं हमारे उनमें कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारा विषय है मानव बस्तियां। मानव बस्तियों के इस एपिसोड में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मानव बस्तियों की परिभाषा, उसके उपरांत मानव बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, और विशेष रूप से हम ग्रामीण बस्तियों के परिवेश में उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उन बस्तियों की समस्याओं को भी आज हम इस एपिसोड में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि बस्तियां के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। आप एक ऊपर चित्र देख रहे हैं, एक तरफ एक अट्टालिका बनी हुई है और एक तरफ कुछ कच्चे मकान बने हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम सब मकानों के समूह में रहते हैं और इन मकानों के समूहों को आप ग्राम कहें, नगर कहें या शहर कहें, कुछ भी कह सकते हैं। ये गांव, नगर और शहर जो हैं, ये मानव बस्ती के उदाहरण हैं। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव के संबंध को दर्शाता है। यानी कि जो व्यक्ति जहां रहता है उस क्षेत्र का जो वातावरण होता है और उसका मानव के साथ जो संबंध है वो एक बस्ती के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे हम कहते हैं मानव बस्ती। क्लियर? मकानों का स्वरूप तो बदला जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहती हैं। बस्तियां कुछ अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी, और कुछ जो है वो स्थायी होती है।
इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जहां जब हमको मानव भूगोल पढ़ना है तो मानव भूगोल के अंदर उनका हमको व्यापक अध्ययन भी करना चाहिए। इसीलिए मानव बस्तियों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। अब बस्ती की परिभाषा की ओर हम चलते हैं। आप एक शहर का ये चित्र देख रहे हैं, इसमें कुछ मकान बने हैं। देखिए, ये मकान बने हुए हैं, ये सड़क बनी हुई हैं, ये नदी बह रही है, ये कुछ गलियां जा रही हैं। देखा आपने? तो इसकी परिभाषा बहुत सरल है, और बहुत सरलों में कैसे कहेंगे? बस्ती मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों, उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों और उनकी गलियों को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी बस्ती के 3 अवयव यहां पर क्लियर हो गए। सबसे पहले, बस्ती वो संगठित निवास है जहां पर भवन हो, जहां पर रास्ते हों और जहां पर गलियां हों। इन तीनों का अध्ययन बस्ती के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बस्तियों के वर्गीकरण की। बस्तियों को नगर और गांव, बड़ी आसान से 2 तरीके से हम इसका विभाजन कर लेते हैं, 2 आधार। लेकिन ये एक बड़ी समस्या ये है कि हम किसको गांव कहें और किसको नगर, इसको लेकर के कोई मतैक्य नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में इसके बारे में अलग अलग व्याख्याएं हैं। यद्यपि जनसंख्या को इसका मापदंड हो सकती है, जहां ज्यादा जनसंख्या है वो शहर, जहां कम जनसंख्या है वो गांव। लेकिन कितनी संख्या पे हम शहर कहेंगे, कितनी संख्या पे गांव कहेंगे, इसकी कोई सर्वव्यापकता नहीं हो सकती है। क्योंकि आप देखिए, दुनिया के अंदर कुछ देश तो ऐसे हैं, भारत और चीन जैसे देश हैं, जहां पर इतनी सघन आबादी है कि वहां पर बहुत से गांव भी इतने बड़े हैं जितने बड़े कि यूरोप और अमेरिका में और बड़े बड़े जो देश हैं उनमें जितनी जनसंख्या पर नगर होते हैं उससे ज्यादा जनसंख्या भारत के गांवों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हम एक 2 चित्र देख रहे हैं, ये ग्राम का चित्र है और ये नगर का चित्र है। तो इस तरीके से हम वर्गीकरण तो करते हैं, लेकिन इसमें सार्वभौमिकता नहीं होती। तो फिर कैसे करेंगे? अब देखिए, एक टाइम था पहले कि जो गांव के निवासी होते थे उनका जो मुख्य उद्यम था, जो काम था, वो कृषि करना। और कृषि क्या है? पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि प्राथमिक गतिविधि में लिप्त रहना। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि विकसित देशों की नगरीय जो जनसंख्या है वो कार्य तो शहर में करती है, लेकिन वो क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है तो वो रहना पसंद करती है गांवों में, काम करेगी शहरों में और रहेगी गांवों में। तो गांवों और शहरों में आधारभूत अंतर क्या होता है कि नगरों और शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय हो जाता है द्वितीयक एवं तृतीयक, जबकि जो ग्राम के निवासी होते हैं उनका मुख्य जो व्यवसाय होता है वो प्राथमिक होता है। और प्राथमिक गतिविधि कौन कौन सी होती हैं? जैसे कृषि करना है, आपका मछली पकड़ना है, लकड़ी काटना है, खनन कार्य करना है, पशुपालन करना है। इस प्रकार के प्राथमिक कार्यों में ग्राम के जो बस्तियां होती हैं वहां के जो लोग होते हैं वे इन्वॉल्व रहते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट और आया है, उपनगरीकरण।
इसे भी यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। उपनगरीकरण क्या होता है? ये एक नई प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हट करके रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। और ये कहाँ बस रहे हैं? शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित होते जा रहे हैं और वहां से हजारों लोग अपने कार्यों के लिए जो कार्य प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक एवं तृतीयक हैं, उन कार्यों के लिए शहरों की ओर जाते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बस्तियों को समझने के लिए। तो अब हम कैसे उनके प्रकारों को कैसे डिफाइन करेंगे और उनके प्रतिरूप क्या हो? बस्तियों का जो वर्गीकरण है वो उनकी आकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। आकृति के आधार पर अगर हम उसका वर्गीकरण करें तो बस्तियां दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला जो रूप होता है संगत बस्ती, गुच्छ बस्ती, गुच्छे के रूप में, एक बंच के रूप में। तो इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं, ये आप चित्र देख रहे हैं, सनहत बस्ती जो घनी बसी हुई है ये पूरी। इसमें क्या होता है? इसमें मकान पास पास होते हैं और ये जो बस्ती हैं ये कोई नदी हो रही जा रही हो उसके आसपास बसेंगी, है ना, या घाटी होगी या उपजाऊ भूमि होगी, तो वहां पर लोग घने रूप में आसपास पास पास मकान बना लेते हैं, तो उनको कहते हैं हम सनहद बस्ती या गुच्छित बस्ती। और दूसरी होती है प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण बस्ती कौन कौन सी होती है? आप ऊपर का चित्र देखिए, पहाड़ों पर अक्सर करके आपने देखे होंगे बड़ी दूर दूर मकान बने होते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रकीर्ण बस्तियां। तो प्रकीर्ण बस्तियों में जो मनुष्य होते हैं उनके जो घर होते हैं वो बहुत दूर दूर बने होते हैं और वो पूजा स्थल, बाजार और बस्ती, इसके माध्यम से वो एक जगह पर आपस में लिंक होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रकीर्ण बस्तियां। तो आकृति के आधार पर आपने इनका वर्गीकरण यहां पर समझ लिया। अब जो बस्ती बनती है वो किन कारकों से प्रभावित होती है, यहां हमको ये समझना जरूरी है। जैसे हम ग्रामीण बस्तियों की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण बस्तियों का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित रहता है। और हमने बताया कि वहां के जो प्राथमिक वहां पे व्यवसाय होता है जिसमें पशुपालन है, मछली पकड़ना है, तो वहां पर सबसे पहला इन कामों के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए जल आपूर्ति। तो बस्तियां जो है वो जल स्रोतों, जल राशियों, नदियों, झीलों, झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं, क्योंकि वहां पर आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों, यानी जब दलदल से घिरे द्वीप होते हैं या नदी के किनारे के निचले क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी बसने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि इन जल स्रोतों से वहां के निवासी भोजन हेतु मछली पकड़ते हैं और नाव चलाने योग्य नदियां और झीलों का यातायात के रूप में प्रयोग करते हैं। पहला कारक हो गया। दूसरा कारक है भूमि, यानी मनुष्य जब बस्ती बसाएगा तो उसके लिए जगह का चुनाव करता है। कैसी का? जहां पर भूमि कृषि करने के लिए उपजाऊ हो, उपयुक्त हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र में एवं निचले क्षेत्रों में बस्तियां नहीं बसाई जाती। क्यों? क्योंकि वहां पे आबादी कम है। लेकिन भारत में अक्सर करके ऐसा भी हो जाता है कि दलदली और निचले क्षेत्रों में भी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। यहां पर उनको चावल करना है, कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, तो निचले स्थानों पर भी बस्तियां बस जाती है। वैसे ज्यादातर होता क्या है, जो प्रारंभिक आदिवासी होते हैं वो उपजाऊ और समतल क्षेत्रों की भूमि का ही चयन करते हैं।
कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि जो बस्तियां जब इंसान बसाता है तो वो सोचता है कि थोड़ा ऊंचे पे रहें। आप वो गांव में भी देखिए, थोड़ा ऊंचे पे मकान बनाते हैं। ऊंचे स्थान पर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पर अधिवास इसलिए पसंद करते हैं कि मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने के समय पे अगर वो उसका मकान निचली जमीन पर होगा तो उसका बह जाने का डर है। साथ ही उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सांप है, बिच्छू है, कांतर है, इन सब के आने का भी डर रहता है। इसीलिए मनुष्य जो है वो ऊंचे स्थान पर अपनी बस्तियां बसाता है। तो ये इसके कुछ प्रमुख कारक हमने आपको बताए, जलापूर्ति है, भूमि है और उच्च भूमि के क्षेत्र हैं। और इसके साथ साथ जब ये सब चीजों को देख लेगा तो फिर मनुष्य ये सोचता है कि भाई जहां मकान बनाना है, क्या वहां पर गृह निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध है? मनुष्य प्राचीन समय में लकड़ी अगर जहां होगी, पत्थर होगा, वहीं पर मकान बनाएगा ना। जहां पत्थर होगा, लकड़ी होगी, या जो भी उसे निर्माण के लिए सामग्री की जरूरत है जहां उपलब्ध होगी, उसके आसपास बस्तियां बनती हैं। तो और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो जिस स्थान पर बस्ती बनती है, क्या उसकी सुरक्षा की वहां पर व्यवस्था है? बस्तियां सुरक्षित क्षेत्र में, क्योंकि मनुष्य जो है वो जहां निवास करता है वो सुरक्षित होनी चाहिए। यानी युद्ध, पड़ोसी देशों के उपद्रवी होने की स्थिति में सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर वो अपने घरों को बसाते हैं। अब भारत में आपने देखा होगा, अधिकतर दुर्ग जो बने होते हैं वो ऊंचे स्थानों और पहाड़ियों पर ही बने होते हैं। वो केवल इसलिए बनाए जाते हैं कि वहां तक चढ़ने के लिए कोई भी अगर दुश्मन आएगा तो उसको वो लोग वहां से आसानी से देख सकते हैं, और आदमी मतलब जो उनकी सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित हो। क्लियर? कुछ बस्तियां वर्तमान में नियोजित बस्तियां बन रही हैं, प्लान्ड बस्ती। इनको ये स्वयं नहीं बस्ती, इनको सरकार कभी सोचती है कि भाई ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षेत्र है और यहाँ पर बस्तियां नहीं है, तो सरकार एक प्लानिंग के तहत उन बस्तियों को विकसित करती है। जैसे आपने भारत में राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना सरकार ने शुरू की, और उसके शुरू होने से क्या हुआ कि वहां पर जल की उपलब्धता हो गई, तो लोगों ने वहां पर निवास करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वहां पर एक प्राथमिक क्रिया प्रारंभ हो गई। पहले जल नहीं था, इंदिरा गांधी नहर बना दी, तो वहां पर ये इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं वो प्लान्ड वे में होती हैं, और इनमें आवास, पानी और आदि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वो सरकार अपने तरीके से मुहैया कराती है। क्लियर? अब हम समझते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, ये प्रतिरूप के अंतर्गत पढ़ा जाता है। प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति और क्षेत्र का भूभाग होता है, वो प्रमुख स्थान रखते हैं। तो इनके आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर होता है। सबसे पहले विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर कैसे? कोई पठार जमीन पर बना हुआ है तो पठारी ग्राम कहेंगे। कोई किसी नदी के तट पर बना हुआ है तो तटीय ग्राम। कोई जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, जंगल में है, तो वन ग्राम। रेगिस्तान में है, मरुस्थल ग्राम। तो ये तो उसके विन्यास के आधार पर हो गया। दूसरा, कार्य के आधार पर बस्ती बनती है। जैसे कि मछुआरों की बस्ती, मछुआरों का गांव जहां पे मछली पालन होता है। लकड़हारों का गांव जहां पे लकड़ी के काटने का काम होता है। और पशुपालकों का गांव जहां पे पशु पाले जाते हैं। तो
इस तरीके से वो कार्य के आधार पर गांवों का, बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। और एक तीसरा भी बड़ा महत्वपूर्ण ये एक आधार है कि बस्ती जो है वो उसकी आकृति किस प्रकार की है, यानी आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण। आकृति आप समझ रहे हैं कि रेखीय है, आयताकार है। चलिए हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा सा इसे और बेहतर समझ तरीके से समझेंगे। ये देखिए आप, रैखिक प्रतिरूप का ये चित्र बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं ये मकान बने हुए हैं लाइन से, एक रेखा में सीधे, ये बीच में होकर के ये रास्ता भी हो सकता है, रेलवे लाइन भी हो सकती है, यानी एक रेखा में बसे हुए जहां मकान होते हैं वो हो गया उसका रैखिक प्रतिरूप। और दूसरे कौन से होते हैं, ये देखिए दूसरा है चौक पट्टी। ये देखिए आप, एक चौराहा बन गया, चौक सामान्य भाषा में, क्रॉसिंग। अब इधर मकान बने हुए हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मकान बने हुए हैं, ये सब मकान बने हुए हैं, ये सब मकान बने हुए हैं, यानी चार रास्तों पर आकर के मिल रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे चौक पट्टी प्रतिरूप। एक होता है टी पट्टी, टी आकार प्रतिरूप, यानी देखिए ये बन गया टी, इसके इधर मकान बने हुए हैं सीधे अलग अलग, और ये यहाँ पर टी अंग्रेजी का बन गया, उसके नीचे इस तरीके से मकान बने हुए हैं। इसी में एक ये देखिए आप, ऐसे इस एंगल से देखिए, ये क्या बन गया, वाई। तो टी आकार का प्रतिरूप होता है, वाई आकार का भी प्रतिरूप होता है। और कुछ बस्तियां तारे के आकार की होती हैं। यहां देखिए आप, ये बहुत से गलियां यहाँ करके बहुत से मार्ग मिल रहे हैं और यहाँ पर मकान बने हुए हैं, तो ये बोला जाता है तारे के आकार का प्रतिरूप। तो इस प्रकार से हमारे समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये प्रतिरूप बस्तियों के होते हैं। और आगे बढ़ते हैं और बस्तियों के प्रतिरूपों को समझते हैं। कुछ बस्तियां आपने देखा होगा, तालाबों के किनारे, बड़ी बड़ी झीलों के किनारे बस्ती हैं, तो वहां पर क्या होता है, उसके चारों तरफ बस्ती बन जाती है, तो वो बोली जाती है वृत्ताकार प्रतिरूप। जैसे नैनीताल, नैनी झील के चारों तरफ बन गया। एक और नई टर्म है दोहरा प्रतिरूप। दोहरा प्रतिरूप के अंतर्गत कौन सी बस्तियां आती हैं, यानी कि अगर कोई नदी के दोनों किनारों पर कोई बस्ती बस जाती है और बीच में कोई पुल है, तो बस्ती का नाम तो एक है और उसके पुल के दोनों तरफ वो बस्ती एक ही नाम से जानी जाती है, तो उसे हम कहते हैं दोहरा प्रतिरूप। यहाँ आप देख रहे हैं, ये कोई एक नदी जा रही है, ये एक मार्ग है, इस पर ये पुल बना हुआ है, पुल के इस तरफ भी बस्ती है और इस तरफ भी बस्ती है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे। खुद आप दिल्ली देख लीजिए, यमुना नदी के दोनों तरफ दिल्ली बसी हुई है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और यहां पर हम थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। स्थान और स्थिति, आपने वर्गीकरण समझ लिया, प्रतिरूप समझ लिया, प्रकार समझ लिया, स्थान और स्थिति में अंतर को भी समझना हमारे लिए, मानव बस्तियां का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है। स्थान किसी स्थल अथवा वस्तु अथवा घटना की ज्यामितीय विधि से घोषित सटीक जानकारी, यानी मानचित्र पर अगर हम कहेंगे कि कौन सा साइट कहां पर है, तो हम बोलेंगे इतने अक्षांश और इतने देशांतर पर स्थित है, तो वो तो हो गया उसका स्थान। और स्थिति क्या आएगी, जैसे अंग्रेजी बोलते सिचुएशन, तो सिचुएशन उस स्थान की बारे में मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक विशेषताओं को भी जब हम शामिल कर लेंगे तो हम उसे कहेंगे स्थिति। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी कभी ये एग्जाम में भी आ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको स्थान और स्थिति के अंतर को आपको स्पष्ट किया है। तो चलिए अब हम समझते हैं ग्रामीण बस्तियों के बारे में। हमने जो जाना है, अब ग्रामीण बस्तियों की कुछ समस्याओं को हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं।
विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक होती है और इनका आधारभूत ढांचा जो होता है वो विकसित नहीं होता है, तो यहाँ पर समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया के देशों में बाढ़ की स्थिति, सूखे की स्थिति से ग्रस्त हो जाते हैं। वहां पर सिंचाई के साधन भी कम हैं, तो ये बहुत सी परेशानियां जो ग्रामीण बस्ती हैं उनके अंतर्गत बनी रहती हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर पेयजल के लिए लंबी लंबी लोगों को दूरियां तय करनी पड़ती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ग्रामीण बस्ती की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौच घर और जो कूड़े को निस्तारण की सुविधाएं तो वो होती ही नहीं है। तो जब इस प्रकार की स्थिति होगी, कूड़ों का निस्तारण नहीं होगा, शौचालय नहीं होंगे, तो वहां पर स्वास्थ्य की समस्याएं भी बहुत ज्यादा विकराल रूप बना लेती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की जो रूपरेखा होती है, उनके लिए जो प्रयुक्त होने वाली जो गृह निर्माण सामग्री होती है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। लोकल चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो बरसात में खराब हो जाती हैं। ये भी मतलब जो एक ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण लोगों की मजबूरी है, अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए वे पशुओं को अपने घरों में ही रखते हैं। तो क्योंकि अगर वो बाहर छोड़ेंगे तो जंगली जानवर उनको ये खाने का अंदेशा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है उनके स्वास्थ्य के लिए भी, मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए भी। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कें होती हैं और संचार के साधन नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से आप ग्राम बरसात के महीनों में तो जब रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो उनका आसपास के क्षेत्रों से संपर्क भी कट जाता है और आपातकालीन सेवाएं प्राप्त करने के लिए बहुत सी कठिनाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम ये देखें कि ग्रामीण बस्तियों की बहुत सी समस्याएं अभी हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया के जो विकासशील देश हैं उनके अंतर्गत उपलब्ध उपलब्ध है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया। हमने समझ लिया कि ग्रामीण बस्तियां की परिभाषा क्या है, ग्रामीण बस्तियों के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, उनके वर्गीकरण के आधार और उनके प्रतिरूप और ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को अब तक हमने भली प्रकार से समझ लिया होगा। अब हम थोड़ा सा गृह कार्य करें। तो आपके सामने हम पहले दो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनमें से जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उनमें से आपको किसी एक को टिक करना है। उसके साथ साथ अगले प्रश्न में आपको जो हमने प्रश्न दिए हुए हैं उनके आप अपनी कॉपी के ऊपर अपने उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिखने के बाद अपने गार्जियन के माध्यम से विद्यालय में या स्वयं जाकर के अपने गुरुजी को लिख करके पहुंचा देंगे। चेक कराइए। निश्चित रूप से ये जो आज का हमारा पाठ हमने जो पढ़ा है ग्रामीण बस्तियों के बारे में, ये पहला भाग था। दूसरे भाग में हम नगरीय बस्तियों की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाठ आज आपको समझ में आ गया होगा और ये गृह कार्य को आप लोग भली प्रकार से अपनी कॉपी पर कर कर विद्यालय में जमा कराएंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपसे विदा लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।